जाता है। देखते हो बहुत ज़्यादा अगर लोग कोई स्ट्रेस ले लेता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेली बढ़ जाता है। डाइटरी फैक्टर, जो लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, खाने में बहुत नमक लेते हैं, या फिर पोटेशियम, जो खाने में बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो पोटेशियम रिच फूड लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर कम रहता है। ओबेसिटी, बहुत मोटे हो जाते हैं लोग, एक्सेस वेट गेन हो जाता है, उसकी वजह से उनके हार्ट पे जो है वो प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मेडिकल कंडीशन, कुछ ऐसी बीमारियां जैसे किडनी डिजीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ दवाइयां भी होती हैं, और कैफीन, कॉफी वगैरह, अल्कोहल, इन सब से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। केयर ऑफ पेशेंट विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऐसे पेशेंट जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है उसकी केयर कैसे करेंगे? पहले तो सबसे पहले हम पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट कितना, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है या नहीं पेशेंट का, ये मेजर करेंगे। उसके बाद उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर लगा के। फिर उसका ब्रेथ साउंड, स्टेथोस्कोप से उसका ब्रेथ साउंड सुनेंगे। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। फिर पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में लिटाते हैं। सेमी फाउलर पोजीशन कौन सा होता है? ये पोजीशन होता है। इस पोजीशन में पेशेंट को लिटाते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मतलब पेशेंट की जो एयरवे है वो खुल जाता है, पेशेंट को सांस अच्छे से आती है इस पोजीशन में। उसके बाद से इस पोजीशन में लिटा देते हैं। फिर हम जितना डॉक्टर ने जो ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब किया है उसको ऑक्सीजन देते हैं। करेक्ट डिलीवरी मेथड, मतलब ऑक्सीजन जो है मास्क से भी दिया जाता है, कैनुला से भी दिया जाता है, नेजल कैनुला से, आईवी कैनुला से नहीं, नेजल कैनुला से, और वेंटिलेटर से भी दिया जाता है। तो जो ऑक्सीजन का मेथड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उस तरीके से उसको उसके नीड के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद से फिर उसका एयरवे क्लियरेंस कराते हैं। उसके लिए उसको कफिंग करवाएंगे, सक्शनिंग करवाते हैं, ताकि जो भी सिक्रीशंस है, जो भी कुछ उसके एयरवे में फंसा हुआ है या उसके लंग्स में सिक्रीशंस है, कफ वगैरह जमा हो गया है, वो सब निकल सके। फिर है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रोंकोडाइलेटर्स दिए जाते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर्स वो मेडिकेशंस होती हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी वाला जो पाथवे होता है ना, उसको और ज़्यादा खोल देता है, मतलब कि स्पेस प्रोवाइड कर देता है, वो थोड़ा सा फैल जाता है ताकि एयर जो है वो आसानी से उससे पास हो जाता है। उसके बाद इमोशनल सपोर्ट, ऐसे पेशेंट बहुत घबरा जाते हैं। अब किसी को सांस नहीं आ रहा, वो घबराएगा ही, मर ना जाऊं मैं, सांस ना रुक जाए मेरी, तो उसको बहुत एंजाइटी होती है। तो ऐसे पेशेंट को हम जो है उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद रिटेंशन ऑफ यूरिन। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि अपना यूरिन पास नहीं कर पाते। यूरिन जो है उनके मतलब जमा रहता है, वो चाहते हैं जा करके यूरिन पास करना, लेकिन उनको दिक्कत होती है। तो इसमें क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, नर्सेस का क्या रोल है इसमें पहले हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पेशेंट का जो है जब वॉशरूम जा रहा है वो कितना यूरिन निकाल पा रहा है। यूरिन आउटपुट कहता है, पानी पी रहा है वो, लेकिन यूरिन उसका निकल रहा है या नहीं। अगर यूरिन कम निकल रहा है तो मतलब कि उसका ब्लैडर जो है, जो पाउच होता है जिसमें यूरिन स्टोर रहता है, मतलब यूरिन तो स्टोर हो रहा है वहां से, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है। तो ये देखेंगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। उसके बाद से फिर पेशेंट को कहते हैं कि जाओ एक बार कोशिश करो यूरिन पास करके आओ, प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए। फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड उसकी वजह, वो यूरिन पास करके आता है तब अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये देखने के लिए कि कितना यूरिन और ज़्यादा है बचा हुआ। उसके बाद से कैथेटर डालते हैं, यूरिनरी कैथेटर, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो, ताकि जो है वो ब्लैडर अपना खाली कर सके। फिर पेशेंट को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेगा तो यूरिन जो है उसका डायलेट होगा, डायलेट होकर के फिर वो निकल पाएगा। उसके बाद से फिर हम देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। अब इतना ज़्यादा देर तक वो यूरिन होल्ड करके रखा था उसने, तो कहीं ऐसा ना हो कोई इन्फेक्शन हो गया और कंडीशन ख़राब हो गई, ये सब चीज़ें भी चेक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है
वो उसका यूरिन रिटेंशन किसी बीमारी की वजह से होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल का जो जेनिटल ऑर्गन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है। और नर्व डैमेज की वजह से, कोई नर्व डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी हम जब ऐसे घूम फिर रहे हैं वो भी तो फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन एक्सरसाइज कैसे अलग है नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी से? ये एक प्लान्ड, स्ट्रक्चर और रेपिटेटिव होता है। मतलब कि पेशेंट के लिए हम एक्सरसाइज डिजाइन करते हैं तो एक प्लान्ड वे में करते हैं कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज देनी है। पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है कि अब पहले ये कराना है फिर ये कराना है, और रेपिटेटिव, एक दिन करके बंद तो नहीं कर देना है, उसको बार बार करवानी है। तो प्लान्ड, स्ट्रक्चर और रेपिटेटिव फिजिकल एक्टिविटी जो होती है उसको कहते हैं एक्सरसाइज। क्यों कराती हैं? ताकि पेशेंट की फिटनेस मेंटेन रहे, उसकी हेल्थ मेंटेन रहे और वो ठीक रहे। एक्सरसाइज का पर्पस क्या है, मकसद क्या है कराने का? कार्डियोवैस्कुलर और मस्कुलर हेल्थ इनहेंस होती है, मतलब कि पेशेंट की हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, उसके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इंड्योरेंस का मतलब है कि एक पोजीशन को बहुत देर तक होल्ड करके रखना। अगर हम पेशेंट को कह रहे हैं कि 15 मिनट आपको वॉक करनी है, तो वो अगर उसका इंड्योरेंस सही नहीं रहेगा, वो 15 मिनट वॉक नहीं कर पाएगा, थक जाएगा। मतलब कि कोई भी एक्टिविटी जो है बहुत लंबे टाइम तक कर नहीं पाना। अगर कोई कर पाता है तो उसकी इंड्योरेंस जो है वो अच्छी होती है। स्ट्रेंथ के लिए कराते हैं ताकि उसको ताकत आए। वेट मैनेजमेंट, जैसे कि वेट कम करना हो, ज़्यादा करना हो तो एक्सरसाइज कराई जाती है। मेटाबॉलिज्म, किसी के डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी जो है यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, जैसे कि डायबिटीज़ के केस में, डायबिटीज़ में जो भी खाते हैं हम, हमारी बॉडी जो है उसको मेटाबोलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज कराते हैं ताकि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही रहे। मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, और ओवरऑल भी इंसान फिजिकली भी फिट रहता है, इमोशनली भी खुश रहता है एक्सरसाइज करता है तो। ये तो नॉर्मल फायदे हो गए। अब इन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक्सरसाइज का इफेक्ट जो है बॉडी के अलग अलग सिस्टम पे बताना है। बॉडी में हमारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। तो अलग अलग सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है? पहला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक्सरसाइज के इफेक्ट पड़ता है कि हमारी हार्ट मसल स्ट्रांग होती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा? अच्छे से पंप करेगा ब्लड, अच्छे से काम करेगा, हेल्दी रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, और ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो बॉडी के एक एक टिश्यू तक पहुंच पाएगा, तो हमें फ्रेश एयर मिलेगा और हम अच्छे से काम कर पाएंगे। हाइपरटेंशन के चांसेस कम हो जाते हैं, हार्ट डिजीज के चांस भी कम हो जाते हैं एक्सरसाइज करने से। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने का क्या मतलब है? लंग्स जो है इन्फ्लेट करता है, वो फैलता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, ऑक्सीजन का एक्सचेंज अच्छे से होता है, तो हम जो है थकते नहीं है जल्दी। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बोन्स और मसल्स स्ट्रेंथ की में ताकत आती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है बोन की, जिसमें बोन्स जो है बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, इतना और इतनी वीक हो जाती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान को ज़रा सा हल्की सी भी चोट लग गई, खांसने से कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांस कम होते हैं। जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और मोबिलिटी, मतलब कि मूवमेंट अच्छी होती है, बेड रिडन कम होता है पेशेंट। नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट है? कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, रिएक्शन टाइम, मतलब कि पेशेंट जो है बैलेंस मेंटेन करके रख पाता है, खड़े होता है तो चक्कर नहीं आते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि अगर हम उसको कहेंगे कि एक पैर मोड़ो, एक पैर सीधा करो एक साथ, जैसे हम नॉर्मल इंसान कर पाता है वो कर लेंगे। उल्टा चल के दिखाओ, साइड में चल के दिखाओ, तो कोई भी चीज़ ऐसी डिफिकल्ट चीज़ें देते हैं ना, वो कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम उनका अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है, उनका दिमाग काम करता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। वो कैसे अच्छा होता है? डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, उनके डाइजेशन में हेल्प मिलती है। इम्यून सिस्टम, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनको कोई भी बीमारी जल्दी नहीं लगती है। नर्सिंग प्रोसेस, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस जो है
नर्सिंग का मतलब क्या होता है? केयर करना और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मतलब कि ऐसे नहीं है कि कुछ भी करेंगे, एक सिस्टम वाइज चीज़ें चलती हैं उसमें, और पेशेंट सेंटर्ड मेथड है। पेशेंट सेंटर्ड मेथड होने का क्या मतलब है कि पूरा फोकस उसमें ये रहता है कि पेशेंट को हम कैसे ठीक करें। इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? पहले तो पेशेंट की बीमारी को आइडेंटिफ़ाई करना, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना कि इसके लिए क्या ठीक रहेगा, क्या नहीं। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है और डिसीजन मेकिंग। नर्सिंग के लिए बहुत तुरंत-तुरंत डिसीजन लेना होता है, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, तो उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए, कि घबराएँ ना इमरजेंसी सिचुएशन को देख के, सोच पाएँ कि अच्छा ये वाला पेशेंट है, इसके साथ क्या करना चाहिए। डिसीजन ले सकें। स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में क्या-क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है असेसमेंट। सबसे पहले कोई पेशेंट आएगा, उसकी असेसमेंट की जाएगी कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या-क्या उसके सारे वाइटल्स वगैरह ये सब लिए जाएंगे। डायग्नोसिस, फिर सारा असेसमेंट हिस्ट्री सब कुछ लेने के बाद उसके उसके अकॉर्डिंग उसको एक डायग्नोसिस बनाया जाएगा कि इसको क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब हमें डायग्नोसिस पता चल गया तब उसका ट्रीटमेंट प्लान होगा। प्लानिंग के बाद अब ट्रीटमेंट प्लान हो गया कि ये मेडिसिन देनी है, तो फिर उसको मेडिसिन दी जाएगी, तो उसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, उसको मेडिसिन दे दी, तो अब उसका इफेक्ट देखा जाएगा कि क्या इफेक्ट आया है, तो वो होता है इवेल्युएशन। ये पांचों चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन असेसमेंट इन डिटेल। अब इसमें जो असेसमेंट वाला प्रोसेस है, इन्होंने पूछा है कि उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करो। असेसमेंट जो है वो नर्सिंग प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? इसमें पेशेंट से हम पूरा डेटा निकालते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। पहले होता है किस-किस तरीके का डेटा है, टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा में पहले है सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब वो इंसान खुद देगा डेटा। कोई पेशेंट आया, मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बोलूँगी? डॉक्टर बोलेगा अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो मैं ये बोलूँगी ना, मुझे फीवर हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ठंड लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जो पेशेंट खुद बताता है, अपने सिम्टम्स खुद बताता है, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो कि डॉक्टर पूछता है, उससे डॉक्टर असेस करता है। डॉक्टर ने उसका देखा कि अच्छा ये थका हुआ लग रहा है, उसके वाइटल साइंस चेक किए, उसके लैब रिजल्ट्स चेक किए, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की स्टेथोस्कोप वगैरह यूज़ करके, टच करके, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव डेटा। दो तरीके का डेटा लेते हैं हम पेशेंट से। फिर है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा जो पेशेंट से हमने लिया किस-किस तरीके से लेते हैं? पहला ऑब्जर्व करके लिया। ऑब्जर्व करके क्या हुआ? नोटिस किया कि कहीं पेशेंट आया है, अच्छा इसके आँखें पीली लग रही हैं, हाथ पीला लग रहा है, मे बी इसको जॉन्डिस हो, या फिर पेशेंट के सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। तो एक तो डेटा ऑब्जर्व करके लिया हमने। एक होता है इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग मतलब पेशेंट का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने का मतलब है पेशेंट से क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक तो पेशेंट ने खुद बता दिया ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अब हम भी तो पूछेंगे कब से हो रहा है ये, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरव्यूइंग में आता है। और जब हम पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें पेशेंट को आंसर करने की आज़ादी हो। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि पेशेंट बस हाँ ना में आंसर दे। हमने पूछा कि आपको फीवर हो रहा है, तो बोलेगा हाँ या ना। दो ही तो ऑप्शन दिया हमने उसे, ऐसे क्वेश्चन ही पूछा मैंने कि वो हाँ या नहीं बोलेगा। अब मैंने उससे पूछा कि आपको फीवर कब से हो रहा है, या आपको और क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, तब वो जो है पूरा एक्सप्लेन करेगा। तो ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें हम पेशेंट को ही मौका देते हैं कि वो सब कुछ वो खुद बताए। फिर है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन इंस्पेक्टिंग, पैल्पेटिंग, परकसिंग और ऑस्कल्टेटिंग, ये सब करके जो अभी ऊपर मैंने बताया, इससे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, उसके रिपोर्ट्स देखते हैं, उसके रिकॉर्ड्स देखते हैं। इन सब से भी हमें डेटा कलेक्शन हो जाता है, मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम 4 तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या तो उसको ऑब्जर्व करके, या उससे पूछताछ करके, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करके, उसके रिकॉर्ड्स देख के। असेसमेंट का पर्पस क्या होता है? क्यों करते हैं हम असेसमेंट? ताकि पता चल सके कि हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे करनी है, पेशेंट की दिक्कत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है अभी, और किस चीज़ को, अगर पेशेंट 3-4 प्रॉब्लम्स है पेशेंट को एक साथ,
तो हम असेसमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी को पेशेंट के पहले हमें देखना है, किसको थोड़ा बाद में भी देखा जा सकता है। अब पेशेंट को खांसी भी है, फीवर भी है, तो हम पहले खांसी को ठीक करने लगेंगे, पहले उसके फीवर को ठीक करेंगे ना, अभी उसको बहुत बुखार है, फिर बाकी आगे की चीज़। तो इसलिए प्रायोरिटाइज करने के लिए फिर सारी चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट भी करते हैं, सब चीज़ नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का क्या मतलब है? इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि पेशेंट जो है पेशेंट के ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं होता है, मतलब कि वो अपना जो यूरिन है उसको होल्ड नहीं कर पाता है कि वॉशरूम जाकर ही वो उससे निकाले, नहीं, उस पर कंट्रोल नहीं होता है, लीकेज हो जाती है उसकी। अनइंटेंशनल पैसेज ऑफ यूरिन, वो नहीं चाहता है कि कहीं भी यूरिन पास कर दे, लेकिन उससे हो नहीं पाता है, तो अनइंटेंशनल लीकेज हो जाती है। ये बहुत सारी वजह से हो सकता है, कोई बीमारी की वजह से ही मेनली होता है। और बूढ़े लोगों में क्या होता है कि अच्छा कॉज नीचे लिखा है, छोड़ो कॉज नहीं बताती। कॉज ये क्या है, कभी कभी होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनकी कभी कभी लीकेज हो जाती है, बहुत रेयरली, और बहुत माइनर लीकेज होती है। और कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका पूरा का पूरा यूरिन निकल जाता है, कंप्लीट लॉस ऑफ ब्लैडर हो जाता है। इसके कॉजेस क्या है, क्या क्या रीजन हो सकता है? पहला है एज रिलेटेड चेंजेस। जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनका जो ब्लैडर मसल है, जो ब्लैडर जो पाउच होता है जिसमें यूरिन स्टोर रहता है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और वो होल्ड नहीं कर पाते हैं ज़्यादा देर तक, तो उनका यूरिन जो है वो निकल जाता है। फिर है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। जब प्रेगनेंसी के वक्त या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो पेल्विस है, जहाँ से मतलब जो हमारा पेल्विस बोन है जहाँ पे बच्चा रहता है उसके आसपास, तो वो वहाँ पे मसल्स होती हैं, वो पेल्विक फ्लोर मसल्स कहलाती हैं, उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और ब्लैडर पे भी बहुत स्ट्रेस पड़ता है प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी यूरिन लीक हो जाता है। मेनोपॉज, जब वही मेनोपॉज का टाइम आता है 50+ के बाद विमेंस में उनका जो हार्मोन लेवल है, एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी पेल्विक टिश्यू बहुत वीक हो जाती है। फिर आता है प्रोस्टेट प्रॉब्लम। मेल्स में उनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, उसका साइज बढ़ा जाता है, ये प्रोस्टेट सर्जरी होती है, उसके बाद भी यूरिन लीक होने के चांसेस होते हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, कुछ नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो भी ब्लैडर कंट्रोल को इफेक्ट करता है, जैसे कि पैरालिसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ब्लैडर में इरिटेशन हो जाती है, ये टेम्परेरी होता है। क्रोनिक कंडीशन जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है, तो इसमें भी हो जाता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स हार्ट कंडीशंस वगैरह में देते हैं ऐसी, या फिर नींद की दवा, इन सब चीज़ों से ब्लैडर का मतलब कि यूरिन निकल जाता है, क्योंकि डायूरेटिक्स जो खाते हैं ना तो उससे बहुत यूरिन पास होता है, तो वो इतना बार बार उन्हें यूरिन जाना पड़ता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका यूरिन लीक हो जाता है। या फिर जो नींद की दवा लेते हैं वो भी नींद में रहते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर, बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, वो भी ब्लैडर को इरिटेट करता है। अब पूछा है कि वेरियस कुछ मेथड्स बताने हैं जिससे कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन को बचाया जा सके और ट्रीट भी किया जा सके। तो बचाया कैसे जाएगा? पेल्विक फ्लोर मसल्स ही वीक होती है ना इसमें, तो पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज होती है, कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन को ट्रीट करने के लिए। इससे उस मसल की स्ट्रेनिंग कराते हैं, वो मसल जब उस मसल में ताकत आ जाती है तो वो ब्लैडर को सपोर्ट करने लगता है और यूरिन लीक नहीं होता है। उसके अलावा अगर पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको कहेंगे कि उसको वेट कम करना पड़ेगा, हेल्दी वेट मेंटेन करनी पड़ेगी, उसकी वजह से उसके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है। डाइटरी मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी, कैफीन कम करना पड़ेगा, अल्कोहल या फिर स्पाइसी खाना, ये सारी चीज़ें भी ब्लैडर को इरिटेट करती हैं। ब्लैडर ट्रेनिंग कराते हैं, ब्लैडर ट्रेनिंग पूरा होता है, पूरा प्रोसीजर ब्लैडर ट्रेनिंग की होती है, उसमें प्रैक्टिस कराया जाता है कि कैसे मतलब कि यूरिन को डिले किया जाए, कैसे उनके ब्लैडर कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाए। फिर आता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि एक ना शेड्यूल बनाते हैं कि इस टाइम पे जा करके आपको अपना जो है यूरिन पास करना ही करना है। तो उससे क्या होगा कि एक टाइम फिक्स रहेगा, तो जा करके पास करके आएगा, तो उसका ब्लैडर जो है वो खाली रहेगा,
तो उसको अर्जेंसी आएगी ही नहीं, तो ऐसा लीक ही नहीं होगा। फिर होता है फ्लूइड मैनेजमेंट। ध्यान रखें कि पानी पी रहा है, अगर ज़्यादा पानी पी रहा है तो उसको फ़ौरन भेजने के जाए, वॉशरूम से होकर के आए हर थोड़ी देर के बाद, तो वो पूरा शेड्यूल किया जाता है कि कब पानी पीना है, कब कब वॉशरूम जाना है। बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं इसको। फिर कुछ मेडिकेशंस भी देते हैं, वो मेडिकेशंस जो है ब्लैडर को रिलैक्स रखती हैं, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक्स और बीटा 3 एगोनिस्ट। ये सारी मेडिकेशंस जो हैं ये ब्लैडर को जल्दी जल्दी स्टिमुलेट नहीं होने देती है, रिलैक्स रखती हैं। उसके अलावा एडल्ट डाइपर्स होते हैं, पैड्स होती हैं, वो दी जाती हैं ताकि टेम्परेरी मैनेज किया जा सके जब तक कि ठीक ना हो जाए। अब एक दिन में तुम बिहेवियरल थेरेपी या एक्सरसाइजेस से एक दिन में फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, डाइटरी मॉडिफिकेशन भी एक दिन, कुछ भी एक दिन में नहीं होगा। तो जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए उसको डाइपर्स वगैरह दे देते हैं। और ये रहने दो, ये बहुत ज़्यादा था, ये मैंने उन लोगों को भी छुड़वा दिया था। सर्जिकल ट्रीटमेंट में बस इतना लिख देना कि कुछ सर्जरी भी होती है जो यूरेथ्रा को सपोर्ट करती है, पूरा सर्जरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, उसको ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिलाना है, इतना जितना नॉर्मल पानी पिलाना है। स्मोकिंग अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, कफ इंड्यूस होता है, खांसी आती है और उससे क्या होता है, ब्लैडर पे स्ट्रेस पड़ता है। फिर है कोई भी कंडीशन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो उस बीमारी को खत्म कर रहे हैं, उस बीमारी की ट्रीटमेंट की जाएगी। जैसे कि अगर यूटीआई की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उसको, डायबिटीज की वजह से है तो उसकी केयर की जाएगी। तो जो भी बीमारी की वजह से हो रहा है उस बीमारी का ट्रीटमेंट होगा ताकि अपने आप ही ठीक हो जाए। नेक्स्ट इज व्हाट इज नर्सिंग। नर्सिंग एक प्रोफेशन है जिसमें बीमार लोगों की केयर की जाती है। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट की हेल्थ कैसे ठीक किया जाए, उसको बीमारी से कैसे बचाएं और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करके रखें। ओलिगोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मली यूरिन जो है बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। जितना यूरिन प्रोड्यूस होना चाहिए उससे कम, 400 ml से कम यूरिन प्रोड्यूस होता है 24 घंटे में एक अडल्ट का। तो ये किस वजह से होता है ओलिगोरिया? डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी कम पीता है तो यूरिन भी कम होगा, किडनी इशू हो गया है, कोई और मेडिकल कंडीशन हुई इसकी वजह से। नोजिया क्या होता है? नोजिया जो है एक सेंसेशन है, एक ऐसी फीलिंग आती है, सेंसेशन, एक डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस सा फील होता है स्टमक में, ऐसा लगता है कि वॉमिट की अर्ज हो रही है, वॉमिट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो वॉमिट होता नहीं, सिर्फ उसकी अर्जिंग होती है, फीलिंग आती है, उसको कहते हैं नोजिया। नोजिया किस वजह से हो सकता है? मोशन सिकनेस की वजह से। कुछ लोगों को गाड़ी में, पहाड़ पे चढ़ने पे, ऊंचा झूले पे चढ़ा दो, इन सब से उनको क्या होता है, वो नोजिया की फीलिंग आती है। इन्फेक्शंस की वजह से होता है, प्रेगनेंसी में होता है, या किसी मेडिकेशन का भी साइड इफेक्ट होता है। फिर है डिक्यूबाइटिस अल्सर, इसको प्रेशर अल्सर या बेड सोर कहते हैं। ये ओपन वुंड होता है या सोर होता है जो कि तब स्किन पे डेवलप हो जाता है जब स्किन पे कंटिन्यूस प्रेशर पड़ रहा होता है, ऐसे पेशेंट में जो कि बेड रिडन होते हैं। और ये हमेशा बोनी एरियाज पे ज्यादातर होता है, हिप्स पे, हील्स पे, टेल बोन पे। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड डैश। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन इज डैश, स्टोमेटाइटिस। ओरल, हमारे जो मुंह है उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है उसमें अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसको कहते हैं स्टोमेटाइटिस। डिफिकल्टी इन swallowing इज कॉल्ड एज डैश। निगलने में दिक्कत होती है, उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? डिस्पेजिया। एजेंट दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डैश। ऐसी चीजें, ऐसे एजेंट जो कैरी करते हैं, ऐसे एजेंट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देते हैं, वो एंटीसेप्टिक होते हैं। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाते हैं ना ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सके। किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ूं? नहीं पूछना है? नो मैम। ठीक है। फिर है एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेज। एक्टिव एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज होती हैं जो पेशेंट खुद करता है बिना किसी असिस्टेंस के, किसी की जरूरत नहीं होती उसे।
पैसिव एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। एक्टिव एक्सरसाइजेस वो पेशेंट करेंगे जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, तो असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है वो पेशेंट तो हेल्दी ही होगा, तो वो एक्सरसाइज क्यों करेगा? अपनी मसल की स्ट्रेंथ बनाने के लिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, सर्कुलेशन के लिए, जैसे कि वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, वेट लिफ्टिंग करते हैं। पैसिव एक्सरसाइजेस जो पेशेंट खुद नहीं कर पाता उसे फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। तो ये पेशेंट जो होते हैं, ये ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि बेड रिडन होते हैं, मूव नहीं कर पाते, तभी तो वो खुद नहीं कर पाते, सर्जरी के बाद वाले पेशेंट होते हैं, तो इनकी एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि ये मूव कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ बेड सोर। बेड सोर्स के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? किस वजह से बेड सोर्स हो सकता है? प्रोलॉन्ग प्रेशर, कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ रहा है किसी भी जगह पे, बोनी एरिया पे, जैसे हिप्स हैं, हील्स हैं, बैक है, कंटिन्यूअस वो दबा हुआ है, वो जगह दबी हुई है, कंटिन्यूअस उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होगा? वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाता है, कम हो जाता है और टिश्यू वहाँ की डैमेज होने लगती है। फिर है फ्रिक्शन एंड शियर। फ्रिक्शन और शियर का मतलब क्या है? बार बार स्लाइड कर रहे हैं, किसी स्किन, किसी बॉडी के पार्ट बार बार रब हो रहा है कहीं पे, वो जैसे कि बेड से कई बार रब होता रहता है तो उसकी वजह से स्किन डैमेज हो जाती है। फिर है मॉइस्चर, नमी रह जाना, पसीने रह गए, यूरिन का कहीं पे ड्रॉप रह गया, बॉडी का फ्लूइड रह गया, तो उसकी वजह एक उसको क्लीन नहीं किया अगर मैं सही से, तो क्या स्किन जो होती है धीरे धीरे फ्लूइड की वजह से स्किन सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट होगी तो ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक हाथ पानी में रख लो और कंटिन्यूस रोज रोज ऐसे करो तो कैसे स्किन सॉफ्ट हो जाती है, स्किन निकलने लगती है, वही हाल है ये। पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, अगर न्यूट्रिशन सही से, खाना सही से नहीं है, पानी सही नहीं ले रहा, तो स्किन की एबिलिटी जो होती है हील करने की, ठीक होने की, वो जल्दी नहीं ठीक होती है और वो प्रेशर को झेल नहीं पाता है। फिर होता है इमोबिलिटी, ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं या व्हील चेयर पे होते हैं बहुत लंबे टाइम तक, उनके चांसेस बेड सोर्स के ज़्यादा होते हैं। फिर है लिस्ट ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस एंड देयर यूजेस, क्या क्या चीज़ें कंफर्ट मतलब आराम, आराम के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में? पिलो होता है जो बॉडी पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रेशर सोर्स से बचाता है। फिर है बैक रेस्ट, कमर पे टेक लगा के बैठते हैं ना, वो भी आराम प्रोवाइड करता है। एयर और वाटर मैट्रेस होते हैं, पेशेंट के मैट्रेसेस होते हैं ना, एयर मैट्रेस हॉस्पिटल में देखा होगा, वो बेड सोर्स से बचाने के लिए वैसे मैट्रेस लगाए जाते हैं। फिर आता है फुटबोर्ड, फुटबोर्ड मतलब पैर को सपोर्ट देने के लिए फुटबोर्ड होता है, उस पर पैर रखता है पेशेंट, तो उसका पैर जो है वो लटकता नहीं है, तो फुट ड्रॉप नहीं होता है। फिर है क्रेडल्स, क्रेडल्स जो होते हैं ये इसलिए होते हैं कि जो बेड लिनेंस है उसको बॉडी के सेंसिटिव एरिया से हटा करके रखते हैं ताकि प्रेशर उस पर ना पड़े और डिस्कम्फर्ट ना हो। नेक्स्ट इज ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या है? ऑटोक्लेविंग जो है एक स्टेरिलाइजेशन का मेथड है। मतलब कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, लैब में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम बार बार नहीं खरीद सकते, तो वो हर अब सर्जरी की चीज़ें बार बार तो नहीं खरीदी जाएंगी इतनी सारी, तो अब पेशेंट की सर्जरी तो, और एक पेशेंट का फ्लूइड लगा होगा, उसको कितना भी धोएंगे हम, डिसइंफेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह ही जाएंगे, तो उसको ऑटोक्लेविंग मेथड से उसको स्टेरिलाइज किया जाता है जिसमें से बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बचते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसमें प्रेशर और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इसकी हेल्प से इसको स्टेरिलाइज किया जाता है। इसका टेम्परेचर जो होता है 121 डिग्री सेल्सियस से 134 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 15 से 30 मिनट तक इसे उसमें रख के स्टेरिलाइज किया जाता है। और वही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, लैबोरेटरी इक्विपमेंट, ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केयर ऑफ पेशेंट विथ फीवर। कोई पेशेंट है उसको फीवर है, उसकी केयर कैसे करेंगे? फीवर वाला पेशेंट आया तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसका टेम्परेचर ही चेक करेंगे ना, पल्स चेक करते हैं, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट भी चेक करते हैं, तीनों चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद से उसको फ्लूइड देते हैं, अगर पेशेंट नॉर्मल है उसको पानी पीने को कहते हैं ताकि डिहाइड्रेशन से उसको बचाया जा सके, क्योंकि फीवर हो रहा है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो गया, पानी लॉस होगा, इसीलिए तो जब फीवर उतरता है तो इतनी स्वेटिंग होती है, तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को कहते हैं, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फिर टेपिड स्पॉन्जिंग या कूलिंग पैड्स यूज़ करते हैं, इसका मतलब है वो ठंडे पानी की पट्टी, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम कर सके।
फिर उसके कपड़े, लाइट कपड़े पहनाते हैं, हल्के कपड़े, और ऐसे रूम में उसको रखते हैं जिससे हवा आ रही हो, मतलब वेंटिलेशन हो प्रॉपर, सांस अच्छे से आए उसको। उसके बाद से उसको मेडिसिन देते हैं बुखार वाली, जिसको एंटीपायरेटिक्स कहते हैं, और फिर देखते हैं कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर होता है तो पेशेंट को जो है दौरे पड़ने लगते हैं, सीजर्स होता है या डिहाइड्रेशन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एडमिशन। एडमिशन का क्या मतलब है? एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिशन का मतलब है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पेशेंट को जो है एक्सेप्ट करते हैं मेडिकल केयर के अंदर, कि अब हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। किस लिए? या तो डायग्नोसिस करने के लिए, या ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर रिहैबिलिटेशन के लिए। लिस्ट द टाइप्स ऑफ एडमिशन। किस किस तरह के एडमिशन होते हैं? एक होता है प्लान्ड एडमिशन। प्लान्ड एडमिशन क्या होता है? पेशेंट को डॉक्टर ने भेज दिया कि आप इतने तारीख को आना, इतने तारीख को आप आके एडमिट हो जाना, फिर आपकी सर्जरी होगी या ये प्रोसीजर होगा। तो पेशेंट को पता है, प्लान्ड है पूरा, जाता है वो आराम से कि कल मैं जाके एडमिट हो जाऊंगा। तो ये होता है प्लान्ड एडमिशन, जो पहले से ही शेड्यूल होता है, प्लान्ड एडमिशन। फिर होता है इमरजेंसी एडमिशन। पेशेंट आया है हॉस्पिटल, उसको बहुत ज़्यादा, उसकी तबीयत खराब है, कुछ भी हुआ है, पेशेंट आया है हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, उसको कहा गया एडमिट होना पड़ेगा, तो वो होता है इमरजेंसी एडमिशन। फिर होता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है? इसमें पेशेंट इमरजेंसी में नहीं जाता है, डॉक्टर को दिखाने आया है, डॉक्टर ने कहा आप एडमिट हो जाइए, तो वो ओपीडी में आया था, वहां से एडमिट हुआ है, तो वो होता है डायरेक्ट एडमिशन। डे एडमिशन क्या होता है? डे एडमिशन ये होता है कि पेशेंट आया, एडमिट हुआ, सेम डे डिस्चार्ज भी हो गया, दिन दिन में, तो वो हो गया डे एडमिशन। ये 4 तरीके के एडमिशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ नर्स इन एडमिशन प्रोसीजर। अब पेशेंट को एडमिट करना है, उसमें नर्स का क्या काम है पेशेंट को एडमिट करने में? तो पहले ये देखना, नर्स को ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी रूम है वो रेडी हो, जिस जिस रूम में पेशेंट को एंट्री करना है उसकी सफाई वफाई सारी करवा देनी है, सफाई मेंटेन होनी चाहिए, बेड शीट्स वगैरह सारी क्लीन होनी चाहिए, सप्लाईज मतलब पेशेंट को जो बेसिक चीज़ें हॉस्पिटल की तरफ से मिलती हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद से ऐसा इन्वायरमेंट हो कि पेशेंट आए तो उसको लगे कि हाँ, यहाँ पे मेरी केयर की जाएगी, एक वेलकमिंग इन्वायरमेंट फील होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो किसी के घर जाते हैं तो फील हो जाता है वहाँ के लोग किस तरीके से आपका वेलकम कर रहे हैं, किस तरीके से वो ग्रीट कर रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि अच्छा हाँ, लोगों को खुशी हुई। तो हॉस्पिटल में खुशी का मतलब नहीं है, मतलब उसको ये एश्योरेंस फील करना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे अच्छे लोग हैं, केयर करेंगे मेरी। अब आ रहा है पेशेंट, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, इधर पूछ रहा है कुछ, कर रहे हैं कुछ, तो पेशेंट को वेलकमिंग फील नहीं होगा। फिर होता है हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट में पेशेंट की वाइटल साइंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब नर्सेस का इसमें ये रोल है। उसके बाद पेशेंट के वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करना, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, उस ऑब्जर्वेशन करना है, शुरू क्या क्या देखने को, मतलब इनिशियली पेशेंट को देख के क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ऑब्जर्व करते हैं कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, क्या है। फिर उसके बाद से सारा पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं, पेशेंट का कंसेंट फॉर्म लेते हैं, पेशेंट के रिकॉर्ड्स लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, और पेशेंट को सारे रूल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सब एक एक लेआउट दे देते हैं, एक ना, कहते हैं ना कि सुपरफिशियली इन्फॉर्म कर देते हैं पेशेंट को कि ये चीज़ें जो है हॉस्पिटल के ये रूल्स हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। फिर पेशेंट घबराया हुआ होता है, एडमिट होने आ रहा है, तो वो घबराया होता है, तो हम उसे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट से भी कम्युनिकेट करते हैं ताकि प्रॉपर पेशेंट की एडमिशन हो सके और केयर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बेड बाथ। बेड बाथ क्या है? बेड पे बाथिंग का प्रोसेस ही होता है हाइजीन के लिए, तो बेड बाथ हो या वॉशरूम में बाथ हो, हाइजीन के लिए होगा। बेड बाथ जो है एक हाइजीनिक केयर है, ताकि उन पेशेंट को की भी हाइजीन मेंटेन रहे जो कि बेड रिडन है, खुद से जाके नहा नहीं सकते, तो बेड बाथ उनको कराया जाता है ताकि उनकी बॉडी को क्लीन रख सके बेड पे होते हुए भी। बेड बाथ का पर्पस क्या है? पहला तो हाइजीन मेंटेन करना, कोई गंदगी लगी हो, पसीने हो, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें रिमूव हो सके, पेशेंट कंफर्टेबल फील करे, उसे अच्छा फील हो। बेड बाथ के टाइम पे थोड़ा सा हल्का सा जेंटल मसाज भी देते हैं ताकि ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो पेशेंट का, ड्राइनेस, पेशेंट को कोई ड्राइनेस ना हो, रैशेज ना हो, प्रेशर सोर्स ना हो। उसके बाद से नर्सिस को पेशेंट की स्किन भी चेक करनी होती है कि स्किन में, कहीं की स्किन में कुछ और है, कहीं स्किन कुछ और है, स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई वुंड तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है।
और बेड बाथ से पेशेंट का स्ट्रेस जो है वो भी कम होता है, वो अच्छा फील करता है। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। ड्रग्स यूज टू डिस्ट्रॉय वर्म्स इज एंटीटूसिव्स। ये गलत है। एंटीटूसिव्स ड्रग्स जो होते हैं वो खांसी को कम करते हैं, कफिंग को कम करते हैं। जो वर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उन वैसे ड्रग्स को कहते हैं एंथीलमिंटिक्स। फिर हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट मेजर टू कंट्रोल इन्फेक्शन। बिल्कुल सही है, सबसे बेस्ट तरीका तो हैंड वॉश ही है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का। हाथ धो के टच करेंगे, टच करके हाथ धोएंगे, बहुत सारे इन्फेक्शन से बच जाएंगे। रेबीज इज कॉज बाय रैट बाइट। ये गलत है, रैट के काटने से रेबीज नहीं होता है। रेबीज जो होता है इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने से होता है, जैसे कि डॉग हो गया, बैट हो गया, ये और भी मैमल्स जो इन्फेक्टेड होते हैं। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड एज टैकिपनिया। जब रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल से बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं टैकिपनिया, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ टीम। हेल्थ टीम का मतलब क्या है? टीम का मतलब है बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, उसको टीम कहते हैं। और हेल्थ मतलब हेल्थ केयर। तो हेल्थ टीम में बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक साथ काम करके पेशेंट की केयर करते हैं। उसमें आते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स जो बीमारी को डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं। फिर आते हैं नर्सेस। नर्सेस जो केयर करते हैं, मेडिकेशन देते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं। फिर फार्मासिस्ट जो है वो मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं और देते हैं। फिर अलाइड प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन और लैब। फिर और सपोर्ट स्टाफ जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं। नर्सेस का रोल क्या है? रिकॉर्ड और रिपोर्ट को मेंटेन करने में। पहला ये है कि जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, हिस्ट्री लिया जाए, प्लान है, पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है, सब सही लिखना है। और कभी भी लीगल डिपार्टमेंट के पैसा सही है, केस कर देता है पेशेंट, कुछ और साल बढ़ जाते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, तो उसके लिए रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करने चाहिए। फिर है कम्युनिकेशन। दूसरे है मान लो पेशेंट से दूसरा हॉस्पिटल में जाना है, तो अगर उसके रिकॉर्ड मेंटेन रहेंगे तभी तो ले जाके दिखा पाएगा, वहीं से उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, शुरू से शुरू होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट के जो भी रिकॉर्ड्स और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किसी के साथ शेयर करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना है। इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, ये रिकॉर्ड्स जो है उसको हम यूज करते हैं ताकि पेशेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पेशेंट पहले कैसा था, अब कितना ठीक हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं है, कहाँ से चेक करेंगे। अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहेगा तो रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट के एग्जाम्पल में मेडिकेशन चार्ट्स हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट्स हैं, डिस्चार्ज समरी है, ये सारी चीज़ों से हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द रोल ऑफ नर्स इन फिजिकल एग्जामिनेशन। मेथड्स अभी मैंने बताया है कि नहीं बता रही है, रोल ऑफ नर्स बता रही है कि पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन में करने में नर्सेस का क्या रोल है। नर्सेस का ये रोल है पेशेंट को प्रिपेयर करना, उसकी कंफर्ट और प्राइवेसी का ध्यान रखना, सारी चीजें से इकट्ठा करके लाभ ब्लड प्रेशर, ये अपने डॉक्टर को चीजें एग्जामिन करना है, तो उसमें जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें इकट्ठा करके डॉक्टर को देना और डॉक्टर को हेल्प करना एग्जामिनेशन करने में। और जो भी फाइंडिंग्स आई है उसको रिकॉर्ड करना है और पेशेंट को फिर पूरा क्या आपके साथ प्रोसीजर क्या करने जा रहा है, क्या चेक करने जा रहा है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट। किसी इंसेक्ट ने काट दिया, कीड़े ने काट दिया, तो फर्स्ट एड क्या देंगे? पहले तो उस एरिया को क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं। क्यों वॉश करते हैं? क्योंकि इंसेक्ट जब काटता है ना तो उसके आसपास भी वो अपना जो भी इन्फेक्शन वाला मटेरियल है उसके आसपास भी होता है, तो वो भी इरिटेट करेगा। तो पहले उस एरिया को पूरा क्लीन कर दो कि आसपास कुछ भी इरिटेट है वो रिमूव हो जाए, सोप से वाटर से क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद से वहाँ पे कोल्ड कंप्रेस लगाते हैं, मतलब कि कोल्ड पैक्स होते हैं ना, वो सब लगाते हैं ताकि स्वेलिंग ना होता हो, वो नहीं हो। रिमूव स्टिंगर। स्टिंगर क्या होता है? कई बार अगर इंसेक्ट काटता है ना तो उसकी कुछ नोक कुछ ऐसा चीज जो है अपना उसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो चुभता रहता है। जैसे लकड़ी चुभ जाती है कि उसके अंदर वो लकड़ी का पतला सा कुछ रह जाता है, वो चुभता रहता है, जैसे इंसेक्ट का अंदर चुभ जाता है, वो डाल देते हैं तो वो चुभता रहता है, तो उसको ट्वीजर की हेल्प से रिमूव कर देते हैं। ट्वीजर जैसा होता है ऐसा, इस तरह की कोई चीज ऐसा इससे पकड़ के उसे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद उस पर एंटी हिस्टामिन क्रीम लगाते हैं।
बच्चे में यूरिन क्या करता है, टीचिंग कम करता है, उससे इन्फ्लेमेशन कम होती है। फिर ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम देखेंगे कि कोई एलर्जिक रिएक्शन की साइन तो नहीं है, कोई स्वेलिंग है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कुछ इंसेक्ट आते हैं उससे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, कोई चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है। ये सब अगर ऐसा कुछ हो रहा है, उसकी कंडीशन खराब हो गई तो फौरन उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। और इससे कैसे बचें, इंसेक्ट बाइट से कैसे बचा के रखेंगे, आपका कपड़े जो है फुल पहनने चाहिए ताकि कहीं ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पे इंसेक्ट्स हो, तो खास करके इंसेक्ट रिपेलेंट लगाते हैं, जैसे कि मच्छर से बचने के लिए क्या करते हैं, फुल स्लीव से कपड़े पहनते हैं और मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं, तो वैसे इंसेक्ट रिपेलेंट लगाते हैं और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं, जैसे खुशबू वाली चीजें, परफ्यूम वगैरह, ताकि इससे क्या होता है इंसेक्ट्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, फूल पे भी अट्रैक्ट करते हैं, खुशबू होती है उससे, तो वैसा ही इंसेक्ट जो है खुशबू वाली चीज पे अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने आप को अगर इंसेक्ट से बचाना है तो ऐसी जगह पर आप इंसेक्ट हो जाए कोई खुशबू लगा के नहीं जाता है। नेक्स्ट है डिफाइन अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब क्या है, अनकॉन्शियस एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, या फिर कोई भी स्टिमुलेंट कोई कुछ बोल रहा है, कोई टच कर रहा है, उसको कुछ भी किसी भी चीज से वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इस वजह से हो जाता है पेशेंट अनकॉन्शियस, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इसकी बीमारी है, किसी ड्रग की वजह से। नर्सिंग केयर फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें नर्सिंग केयर कैसे होती है, क्या करना है, सबसे पहले अनकॉन्शियस से पेशेंट अनकॉन्शियस में गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया, सबसे पहले हम देखेंगे उसमें एयरवे करना है, देखेंगे कि उसका जो है जो एयरवे है, जो सांस लेने का रास्ता है, हवा जाने का जो रास्ता है वो क्लियर है या नहीं, कई बार उसमें कुछ अटक जाता है, कुछ फंस जाता है, तो वो जो है उसको निकालना होता है, सिक्रीशंस होते हैं तो उसको भी निकालना होता है। फिर होता है स्किन केयर। अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेड रिडन है, बेड पे लेटा हुआ है, ये अनकॉन्शियस जो अभी मैंने बताया था कुछ अटक गया, वो नॉर्मल है, अगर पेशेंट गिर गया है अचानक से नहीं गिर गया तो सबसे पहले उसका इलाज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा पेशेंट है जो बेड पे पड़ा हुआ, हॉस्पिटल में बेड पे है और वो अनकॉन्शियस है, तो उससे वैसे पेशेंट का हम सक्शनिंग करना है कि पेशेंट बता तो पाएगा नहीं, तो उसकी जो भी सिचुएशन से वो निकल जाए। और क्या करेंगे, पेशेंट अनकॉन्शियस है, बता तो नहीं पाएगा, उसकी स्किन पे प्रेशर पड़ रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो इसलिए प्रेशर सोर्स हो जाता है पेशेंट को ज्यादा, उनकी पोजीशनिंग करते हैं, हर 2 घंटे के बाद पोजीशन चेंज करते हैं, उनके ये ध्यान रखिए कि उनकी स्किन जो है वो क्लियर रहे, क्लीन रहे, ड्राई स्किन मेंटेन रहे, उनकी ओरल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, छोटे सॉफ्ट स्वैब लेते हैं, कॉटन स्वैब, ये उससे उनके ओरल हाइजीन जो है साफ करते हैं, रेगुलर माउथ केयर भी करते हैं, इन्फेक्शन ना फैले, ड्राइनेस ना हो, उनको फ्लूइड भी दिया जाता है, न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, आईवी लाइन के थ्रू, उनके वाइटल साइंस भी रेगुलरली चेक किए जाते हैं, उनका कॉन्शियसनेस लेवल भी रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है कि थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस आई है या नहीं आई है, चेक करते हैं। उसके अलावा उनको स्टॉकिंग्स पहनाई जाती है, स्टॉकिंग्स किसलिए, एंटी बॉडी स्टॉकिंग्स होती है, जो पेशेंट लेडी होते हैं उनके हाथ पे अंदर नहीं करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनके जो ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं, और वो क्लॉट्स जो है वो उनके अगर उसमें लंग्स में चले जाएंगे, हार्ट में चले जाएंगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, फंस जाएगा क्लॉट, तो इसलिए इससे बचाने के लिए स्टॉकिंग्स पहना के रखते हैं पेशेंट। आई ड्रॉप भी डालते हैं क्योंकि उनका जो कॉर्निया होता है बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसकी आई ड्रॉप भी डालते हैं। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तब भी लोग देखते हो पेशेंट से बात करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि इमोशनली कनेक्ट करके पेशेंट जो है वो जाग जाए, तो ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, यही खत्म करते हैं, फिर कल करेंगे। कोई याद रख लो, इससे 29 तक नहीं लिख लेती हूँ कोई, सॉरी 26 के पेज है, भूल जाता हूँ, भूल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दोनों जगह ये पढ़ा देती ना, तो ये याद नहीं रहता है कि वहाँ क्या पढ़ाया है, अगर ये एक तरफ पढ़ा है तो फिर याद आता है। मैंने लिख लिया लास्ट डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस।